Hello बच्चों, today we are going to learn our civics textbook, chapter 7, Understanding Marginalization. First of all, we will learn about marginalization. Marginalization means the communities small in number are put at margins of economic and cultural development. These communities are devoid of any changes or advancement which other people enjoy in modern times. बच्चों, मार्जिनलाइजेशन को हम हिंदी में हाशियाकरण कहते हैं। तो इस पाठ में हम हाशियाकरण की समझ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्जिनलाइजेशन को या मार्जिनलाइजेशन की मीनिंग क्या होती है। मार्जिनलाइजेशन मीन्स द कम्युनिटीज स्मॉल इन नंबर। मार्जिनलाइजेशन के अंदर वे कम्युनिटीज आती हैं जो हमारी सोसाइटी में कम संख्या में हैं, स्मॉल इन नंबर है, अल्पसंख्यक हम कह सकते हैं उन्हें। और ये मार्जिन पर इसलिए है क्योंकि इनका आर्थिक और सांस्कृतिक विकास नहीं हो पाया है। और आज के समाज में जो भी विकास हो रहे हैं उस विकास के साथ होने वाले परिवर्तन को ये एंजॉय नहीं कर पा रही हैं, मतलब उन परिवर्तनों से इन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, पाठ पर आपके आते हैं कि सोशियली मार्जिनलाइज्ड कौन से लोग हैं, क्या मतलब होता है सोशियली मार्जिनलाइज्ड होने का। टू बी मार्जिनलाइज्ड is to be forced to occupy the sides or fringes and thus not to be at the center of things. Marginalized होने का मतलब होता है कि कोई भी समुदाय या ग्रुप वह सेंट्रल प्लेस पर ना हो, चीज़ों के सेंटर में ना हो, मुख्य धारा में ना हो, बल्कि वह कहीं बाई साइड कर दिया गया हो। जिससे आप एक उदाहरण लेते हैं, फ्रिंजेस का मतलब होता है आप जब हेयर कटिंग कराते हैं तो सारे हेयर्स हमारे कहाँ हैं, हमारे हेड को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, लेकिन कुछ बाल का हिस्सा कभी कभी फैशन के लिए माथा के ऊपर भी लटकता हुआ लोग बनवा लेते हैं या कटवा लेते हैं। तो मतलब ये कि सारा हेयर तो हेड पर है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका हेड को छोड़ करके हमारे माथे पर लटकता है। मतलब वो हेड पर सारे हेयर्स के साथ इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। कभी कभी आप अपने क्लासरूम में या प्लेग्राउंड में एक्सपीरियंस करेंगे। Sometime you have probably experienced in the classroom or playground this marginalization या marginal gap between your friends. If you are not like most people in your class, that is, if your taste in music or films is different, if your accent marks you out from others, if you are
less chatty than others in your class. If you don't play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, the chances are that you will not be considered to be in by your peers. So often you end up feeling that you are not with it, as if what you say, feel and think and how you act are not quite right or acceptable to others. तो बच्चों, मैं इसके आपको हिंदी में भी समझाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, या आपने क्लासरूम में कभी एक्सपीरियंस किया होगा या प्लेग्राउंड में एक्सपीरियंस किया होगा कि आप क्लास के सभी बच्चों के साथ बराबर आपका टेस्ट नहीं है उनके जैसा उनका टेस्ट है, या जो म्यूजिक या जो फिल्म वो देखना पसंद करते हैं सारे बच्चे, कोई बच्चा ऐसा है जो कि उस तरह का म्यूजिक या फिल्म देखना नहीं पसंद करता है, या उसके बोलने का तरीका, उसका एक्सेंट जो है वो थोड़ा सा और बच्चों से अलग है। जो खेल सारे बच्चे खेलते हैं, कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है वह खेल वो खेलना नहीं पसंद करता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो ड्रेस है कभी कभी वो आप सब लोगों से डिफरेंट हो। तो इस तरह का चांस होता है कि ऐसे बच्चे फिर अपने अलग साथियों से, अपने जो पीर्स होते हैं उनसे वो अपने आप को अलग महसूस करते हैं। उनके अंदर एक फीलिंग ऐसी आती है कि उनका जो तौर तरीका है वो दूसरे बच्चों से अलग है, इसलिए वह दूसरे लोगों को पसंद नहीं है या एक्सेप्टेबल नहीं है, दूसरे बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वह बच्चा अपने आप को पूरे क्लास से अलग समझता है। इसी तरह से समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बोलने का तरीका, जिनका रहन सहन, जिनका धार्मिक विश्वास, जिनकी पोशाकें बाकी सब लोगों से अलग होती हैं। वो ऐसे कुछ लोग जो अल्पसंख्या में हैं, परंतु वो समाज के बाकी लोगों से, मुख्य धारा से अलग महसूस करते हैं। तो एज इन द क्लासरूम, इन द social environment too, groups of people or communities may have the experience of being excluded. जैसा कि आप क्लासरूम में आपको बताया गया, ऐसे ही सामाजिक पर्यावरण में भी कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि अपने आप को दूसरों से अलग, एक्सक्लूडेड समझते हैं। Their marginalization can be because they speak a different language. कुछ लोगों की भाषा अलग होती है, इसलिए लोग उनको अपने से अलग समझते हैं। कुछ ऐसे भी अल्पसंख्यक समूह हैं जो कि अलग रीति रिवाज, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि डिफरेंट कस्टम्स या डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के होते हैं और उनका अलग तरह का धार्मिक विश्वास होता है। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी से वे अपने आप को अलग महसूस करने लगते हैं। दे मे आल्सो फील मार्जिनलाइज्ड, वे अपने आप को सबसे मार्जिनलाइज्ड मतलब अलग समझते हैं। मैंने बताया कि मार्जिन का मतलब होता है बच्चों, आप जब लिखते हैं अपनी कॉपी में तो एक आपके लेफ्ट साइड में आप एक लाइन बना करके करीब 2 इंच चौड़ा एक जगह छोड़ देते हैं, जिसको आप मार्जिन कहते हैं। मार्जिन बनाना आप बचपन से ही सीखते हैं, देखते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नंबरिंग करते हैं आप, वो जगह खाली रह जाती है, बाकी राइट साइड में सारी कापी भर के आप लिखते हैं। तो और हिंदी में इसी मार्जिन शब्द को हाशिया कहते हैं।
हमारे समाज में भी इस तरह से कुछ लोग हैं जो कि सभी लोगों से अपने आप को अलग एक किनारे समझते हैं, वो लोगों में नहीं मिल पाते हैं, समाज के विकास का उनको लाभ नहीं मिल पाता है, समाज के विकास का या उनके अपने विकास का उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है, पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिल पाता है, तो इस तरह से उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है। तो इस तरह से बच्चों हम देखेंगे कि मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी। मेजॉरिटी कम्युनिटी के धार्मिक विश्वास कुछ अलग है, लेकिन कुछ एक लोग हैं जिनका कि धार्मिक विश्वास अलग तरह का है, उनकी पूजा पाठ का तरीका, उनकी पोशाक पहनने का तरीका अलग है। दे मे आल्सो फील मार्जिनलाइज्ड बिकॉज दे आर पुअर, considered to be of low social status and viewed as being less human than others। और सबसे बड़ी बात या सबसे दुखद बात तब होती है बच्चों जबकि कुछ लोगों को गरीब समझकर उन्हें समाज के बहुतेरी लोग जो मेजॉरिटी ग्रुप के लोग होते हैं ऐसे लोगों को अपने से अलग समझते हैं, उनका स्टेटस अपने से लो समझते हैं और सबसे खराब स्थिति तो तब होती है जब उनको लेस ह्यूमन समझा जाता है, मनुष्य ही ठीक तरीके से उन्हें पूरा मनुष्य होने का सम्मान उन्हें नहीं मिलता है। तो समटाइम्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर व्यूड विथ हॉस्टिलिटी एंड फियर। कभी कभी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के जो लोग हैं हाशिया पर जो रखे हुए लोग हैं या कह सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों को लोग शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखते हैं, उनसे ये भय लगता है कि कहीं ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं ये हमें कोई नुकसान न पहुंचाएं। दिस सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूशन लीड्स टू कम्युनिटीज not having access to resources and opportunities and in their inability to assert their rights। ये जो डिफरेंस अपने आप को महसूस करने का या दूसरों से डिफरेंट महसूस करने का की जो स्थिति होती है या जो कम्युनिटीज़ अपने आप को एक्सक्लूशन मीन्स बहिष्कृत समझती हैं, ऐसे लोग फिर जो हमारे देश का या समाज के जो रिसोर्सेज हैं तरह तरह के जिनसे लोगों का विकास होता है और सामाजिक अवसर जो मिलता है अपने पढ़ने लिखने, रोजगार पाने, अपने आप का विकास करने का, इससे भी वे अलग रह जाते हैं और अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। They experience a sense of disadvantage and powerlessness, which is more powerful and dominant sections of society। ये लोग, ये जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के जो लोग हैं, ये क्या एक्सपीरियंस करते हैं? ए सेंस ऑफ डिसएडवांटेज। उन्हें एक ऐसी फीलिंग होती है कि हमारे पास हमें कोई अपने देश से समाज से लाभ नहीं होने वाला है, हमें कोई शक्ति पावर नहीं मिल है हमारे पास, और वे कम से कम जो समाज के पावरफुल लोग हैं, धनी लोग हैं, रिच पीपल हैं, उनसे अपने आप को अलग समझने लगते हैं। Thus, marginalization is seldom experienced in one sphere। मार्जिनलाइजेशन कोई एक क्षेत्र में नहीं महसूस किया जाता है, बल्कि आर्थिक, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी किसी भी समाज में जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं, वे सब एक साथ मिल करके और जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के लोग होते हैं, उन्हें एक तरह से अपने से दूर कर देते हैं
और जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं वो अपने को मेजॉरिटी ग्रुप से अलग समझने लगते हैं। तो बच्चों आगे हम इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट 2 कम्युनिटीज़। हम देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर में हम 2 मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो कम्युनिटी है वो है आदिवासी लोगों का। तो पहले हम आदिवासी लोगों के बारे में पढ़ते हैं, बाद में मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग हैं जो कि कम संख्या में हैं, उनके बारे में भी, उनकी स्थिति के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों हम आदिवासी जो कि हमारे देश में कुल पॉपुलेशन का लगभग 8% उनकी संख्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। वो उनका किस तरह से मार्जिनलाइजेशन हुआ है या वे किस तरह से उनका हाशियाकरण हुआ है, वो अभी तक समाज के विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, पर पूरी तरह से जितना उनको शामिल होना चाहिए उस तरह से वो शामिल नहीं हुए हैं। तो आदिवासियों के बारे में पढ़ने के लिए एक छोटी सी कहानी आपकी किताब में दी गई है, और इस कहानी से आपको आदिवासी ग्रुप के लोगों का क्या तकलीफ़ें हैं उनकी, किस तरह से वो अपने पुराने रहन सहन से उन्हें हटा भी दिया गया है, और जो नया विकास हो रहा है उसमें उनको उनकी पूरी भागीदारी भी नहीं हो पाई है, अतः वे समाज में अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो कहानी पहले पढ़ते हैं बच्चों, आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। एक फैमिली है आदिवासियों की जो कि इस समय दिल्ली में सेटल है। उनकी कहानी है, एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, सोमा एंड हेलन, are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather. रिपब्लिक डे का परेड आप देखते हैं, आपकी किताब में आदिवासी नृत्य दिखाया जा रहा है। आप देखते हैं झांकी 26 जनवरी या रिपब्लिक डे को सभी प्रदेशों की झांकी जो उनकी विशेषता होती है, उनके प्रदेश की से संबंधित वो मॉडल तैयार करते हैं और उसका दृश्य वो अपने रिपब्लिक डे पर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ भी ये, और टीवी पर आप अपने घर में बैठकर उसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जो फैमिली आदिवासी परिवार की दिल्ली में सेटल हुई है, उसमें सोमा और हेलन 2 लड़कियां हैं जो कि बैठ करके रिपब्लिक डे पर टीवी वॉच कर रही हैं अपने ग्रैंडफादर के साथ। और आदिवासी नृत्य को देख करके और ये गर्ल्स बोल उठती हैं, ओ सी एन आदिवासी फ्लोट। ये आदिवासियों का फ्लोट है, वो डांस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर वो कहती हैं दादू, व्हाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो झांकी दिखाई जा रही है उसमें ये आदिवासी लोग नृत्य कर रहे हैं। अब इन गर्ल्स को यह आश्चर्य हो रहा है कि आदिवासियों को सिर्फ नृत्य करते हुए डांसिंग पोज में क्यों दिखाया जा रहा है। Yes, the lives of Adivasis are very rich. Most people don't know that. तो बच्चों पहले ये कहानी पढ़ लेते हैं। Yes, don't they know anything else about us? वो गर्ल्स पूछती हैं अपने ग्रैंडफादर से कि ग्रैंडफादर, क्या लोग हमारे बारे में और कुछ नहीं जानते हैं? इतना ही जानते हैं कि हम लोग नाचने गाने मौज मस्ती करने वाले लोग हैं, बस इतना ही जानते हैं। दादू कहते हैं कि द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट। पहले आदिवासियों का जीवन काफ़ी रिच था, खुशहाल था, और ये बात लोग नहीं जानते हैं।
आगे फिर दादू अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं, व्हेन आई वॉज यंग और विलेज इन ओडिशा वॉज ब्यूटिफुल, वी गॉट एवरीथिंग वी नीडेड फ्रॉम द लैंड एंड द फॉरेस्ट अराउंड अस, वी इन टर्न respected the land, the forest, the river। तो बच्चों ये आप समझ रहे होंगे कि शुरू में जब औद्योगिक विकास नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारे देश में जब तक नहीं हुआ था, तब तक जो आदिवासी लोग थे, इन्हें ट्राइबल पीपल भी कहा जाता है, तो ओडिशा के बारे में ये बता रहे हैं दादू, जो सोमा और हेलन के दादू हैं, वो बता रहे हैं कि जब वो बचपन में थे तो उनकी स्थिति कैसी होती थी। वे उन्हें अपने गांव में जब रहते थे तो अपने आवश्यकता की सारी चीज़ें जंगलों से, फॉरेस्ट से मिल जाती थी। उन्हें बहुत काम भी नहीं करना पड़ता था और उनका जीवन भी खुशहाल था। और इन टर्न वे अपने लैंड और फॉरेस्ट और रिवर, जिसके रिसोर्स से, जिससे मिलने वाले संसाधनों से उनका जीवन चलता था, उसका वे रिस्पेक्ट करते थे, उसका आदर करते थे। तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक शक्तियों और प्रकृति के साथ ये आदिवासी समूह के लोग पहले रहते थे। इनके जीवन में खुशहाली भी थी। लेकिन suddenly we were told that the forest was not ours. Forest officials and contractors cut down large parts of it. If we protested, they beat us and then took us to court, where we did not have our lawyers and could not fight our cases. तो दादू ये बताते हैं गर्ल्स को कि कुछ दिनों के बाद एकाएक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सडनली उन्हें ये पता चला कि फॉरेस्ट आदिवासियों का नहीं, और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने उन्हें और कॉन्ट्रैक्टर्स ने उन्हें बताया उन्होंने कि वे फॉरेस्ट को काट करके उसके बहुत सारे हिस्सों को काटेंगे, और अगर हम फॉरेस्ट को कट नहीं होने देते, जंगलों को काटने नहीं देते, तो क्या होता, वे हमें बीट करते एंड देन टुक अस टू कोर्ट भी ले जाते। ये बताया गया कि फॉरेस्ट तुम्हारा है ही नहीं, हम इसे काटेंगे, इसके जो साधनों को होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स ने और फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कहा कि वे उसको ले जाएंगे। वेयर वी डिड नॉट हैव और लायर्स, और कोर्ट में जाने के लिए तो इन आदिवासी समूह को भी लायर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप पिछले पार्ट में पढ़े हैं कि कोर्ट में जज दोनों पक्ष की बात सुनते हैं, और लेकिन आदिवासी समूह के पास अपने कोई लायर्स नहीं थे। तो इस तरह से वे अपने केस को कोर्ट में ले जाकर फाइट नहीं कर सकते थे। फिर सोमा पूछती है, देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू, फिर आपने कैसे सरवाइव किया दादू। फिर आगे दादू बताते हैं कि कंपनी वाले जब आए, देन द कंपनी वाले केम, दे सेड देयर वाज आयरन ओर अंडर अवर लैंड। बच्चों ये बात तब की कही जा रही है जबकि अलग अलग कंपनियों के लोग वहाँ लोहा, आयरन ओर और कोयला, आप जानते हैं कि हमारा ओडिशा प्रदेश आयरन और कोल के लिए बहुत ही रिच है। तो जब वे लोग पहुँचे तो उन्होंने फॉरेस्ट को तो छीन ही लिया वहाँ के रहने वाले जनजातियों से, और वे उसे माइन करना चाहते थे, मतलब वहाँ के खनिजों को निकालना चाहते थे। उन्होंने उस समय प्रॉमिस किया कि दे प्रॉमिस्ड जॉब्स एंड मनी इफ़ वी सोल्ड अवर लैंड टू देम। उन्होंने शुरू में कहा कि अगर आदिवासी समूह के लोग अपने लैंड को बेच देते हैं, अपनी ज़मीन को बेच देते हैं जो उनके पास है, तो उन्हें वे जॉब भी देंगे और पैसे भी देंगे। सम विलेजर्स वर एक्साइटेड, कुछ लोग खुश भी हो गए उनकी बात से। अदर सेड
दे शुड डिस्ट्रॉय आवर लाइव्स एंड वी वुड गेट नथिंग। कुछ लोगों को ये बात ज़रूर समझ में आई कि इस तरह से आदिवासियों का जीवन तो नष्ट ही हो जाएगा और उन्हें मिलेगा कुछ नहीं। कुछ लोगों ने अपने थंबप्रिंट दे दिए, कुछ लोग तैयार हो गए और उन्होंने ये नहीं रियलाइज किया, नॉट रियलाइजिंग दे वर सेलिंग देयर लैंड्स ऑफ। तो उन्होंने ये नहीं रियलाइज किया कि वे हमेशा के लिए अपने ज़मीन से अलग कर दिए जाएंगे। ओनली अ फ्यू वर गिवन टोकन जॉब्स बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल। कुछ लोगों ने अपने ज़मीन बेच भी दिए और कुछ लोगों ने अपनी ज़मीन को नहीं भी बेचा, जैसा कि दादू बता रहे हैं कि बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल और लैंड। लेकिन बहुत सारे लोगों को बाद में ज़मीन से ज़बरदस्ती निकाल दी गया। मेनी ऑफ अस वेर फोर्स्ड टू लीव आवर होम्स एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाई टाउन्स। तो बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती ज़मीन से खदेड़ दिया गया और जिन्होंने ज़मीन नहीं भी बेचने के बारे में सोचा होगा और कुछ उन्हें नियर बाई टाउन्स में सीजनल जॉब्स, सीजनल वर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीजनल वर्क का क्या मतलब होता है बच्चों? जो वर्ष में कुछ महीनों के लिए काम मिलते हैं कामगारों को, उन्हें सीजनल वर्क कहते हैं। Then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. इन लोगों को थ्रेट किया गया, उन्हें धमकी दी गई और प्रत्येक लोगों को फोर्स किया गया कि वे अपनी ज़मीन या तो बेचें या अपनी ज़मीन, अपने जो बगीचे हैं, अपने जंगल हैं, उसे अपने फोर फादर्स के दिए हुए उसे छोड़कर यहाँ से जाएं। दे हैड द सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज़। चूँकि जो कंपनी वाले थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्हें अथॉरिटीज का, शासकों की ओर से सपोर्ट था। आवर होल वे ऑफ लिविंग वैनिश्ड ओवरनाइट। दादू बड़े दुख से कहते हैं कि उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, जो उनका रहन सहन का तौर तरीका था, वो ओवरनाइट, रातों रात पूरी तरह से वैनिश्ड हो गया, समाप्त हो गया। ओ दादू एंड आवर लैंड व्हाट? सोमा पूछती है कि हमारी लैंड का क्या हुआ? दादू बताते हैं कि फॉर अवर 30 acres वी गॉट ए लिटिल मनी फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर। उनके पास शायद 30 एकड़ लैंड रहा होगा और उसके बदले में उन्होंने कुछ थोड़ा सा पैसा कॉन्ट्रैक्टर से पाया। आई नेवर सा मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन। और आदिवासी समूह अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से भी बिछड़ गए और फिर वे आपस में कभी नहीं मिले। ये भी कहानी में दादू का दर्द झलकता है कि वे अपने मित्रों से फिर कभी नहीं मिल पाए। लोग जहाँ तहाँ बिछड़कर एक दूसरे से काम की खोज में चले गए। द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी। जब ये लोग, दादू की बात अभी हो रही है, तो बच्चों हम दादू की बात पढ़ते हैं कि ये जब अपने पैसे को लेकर के शहर में अपने परिवार को लेकर गए तो कह रहे हैं कि पैसा बहुत दिनों तक शहरी जीवन में, जहाँ की बहुत चीज़ें महंगी होती हैं, वो लंबे समय तक पैसा खर्च करने के लिए नहीं बच पाता है। जल्दी ही जो जमा पूंजी पैसा होता है वो खर्च हो जाता है। वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर। और उनके पास अब जीवन जीने का कोई साधन नहीं रहा, क्योंकि अभी तक तो जंगलों से उन्हें चीज़ें मिल जाती थी जिससे कि आराम से उनका जीवन गुजर बसर हो जाता था। का लाइवलीहुड अब पूरी तरह से चूँकि छीन चुका था, इसलिए अब उनके पास अपने जीने खाने की, अपने लाइवलीहुड की भी समस्या आ गई। वी वेर ऑल क्रैम्प्ड इनटू ए टीनी रेंटेड रूम। छोटे से किराए के घर में रहने के लिए वो लोग मजबूर हो गए।
हाउ वी मिस्ड आवर केयरफ्री लाइव्स, द ओपन स्पेस, जहाँ वो रहते थे खुले आसमान के नीचे, और केयरफ्री उनकी लाइफ थी, किसी तरह का उन्हें परवाह नहीं होता था अपने सुख दुख का। वो सारा कुछ अब वो मिस कर रहे थे दिल्ली आकर के, छोटे से झोपड़पट्टी जैसे किराए के घर में रह कर के। ये इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों का दर्द इस कहानी में झलक रहा है। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स योर फादर गॉट ए जॉब इन दिल्ली। दादू बताते हैं कि उनके बेटे यानी सोमा के फादर ने कुछ दिनों के बाद उन्होंने कोई जॉब पा लिया दिल्ली में। एंड वी ऑल मूव्ड हियर। दोज वर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स। उनके लिए ये टाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट था। दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स। और दोनों बच्चे जो थे हेलेन और सोमा, ये दोनों बहुत दिनों तक स्कूल नहीं जा सके, तब तक वो दिल्ली में पूरी तरह से सेटल नहीं हो गए। अब सोमा कह रही है कि आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल। उसे स्कूल जाने में भी नफरत लगती थी। वी हैड मिस्ड सो मच ऑफ आवर स्टडीज एंड अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ अस। मैंने अपना पढ़ाई भी लॉस किया और दूसरे बच्चे हमारा फन बनाते थे, क्योंकि आप अभी पढ़ चुके हैं ना कि अगर आप सभी बच्चों जैसा आपका टेस्ट नहीं है, आप सभी बच्चों जैसा ड्रेस नहीं पहनते हैं, आपके बोलने का तरीका सभी बच्चों जैसा नहीं है, आप अपने सभी क्लासमेट्स की तरह से खेल के मैदान में खेलते नहीं हैं, नेचुरली आप अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग पाएंगे। सोमा ने भी अपने को आप को ऐसे पाया, क्योंकि वह ओडिशा के क्या कहेंगे फॉरेस्ट एरिया से उठकर वो सोमा और उसके परिवार गए थे दिल्ली में। वी स्पोक संथाली। तो शायद ये लोग संथाल, सोमा जो है, अब ये इस बात साफ हो गई कि संथाल आदिवासियों की कई सारी आदिवासियों के ग्रुप हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। और ये लोग संथाल भी एक आदिवासी ग्रुप है, और ये लोग जो है संथाल एक आदिवासी जनजाति है, और ये संथाली इनकी अपनी भाषा है, अपना रहन सहन है। तो सोमा संथाली भाषा बोलती थी और हिंदी नहीं जानती थी। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स। कहती है सोमा कि अब तो हमारे पास फ्रेंड्स हो गए हैं, हिंदी सीख लिया है शायद उसने। आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ। और हिंदी भी बोल लेती है और थोड़ा इंग्लिश भी बोल लेती है। I wish I could have shown my friends our village before it was destroyed. ये सोमा और हेलेन, एक और है हेलेन जो कि संभवतः उसका भाई है। वो कहता है कि मैं मिस करता हूँ, मुझे ऐसा कभी लगता है, मैं विश करता हूँ कि I could have shown माई फ्रेंड्स और विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड। अगर मैं मेरे दोस्तों को अपना विलेज दिखा पाता इसके पहले, जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, जब तक उसको पूरी तरह से, अब तो बदल दिया गया है, लेकिन जब वो बदला नहीं था, अपने पुराने रूप में था, उस समय अपने काश में अपने दोस्तों को उसे दिखा पाता। दादू कहते हैं कि यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट आवर विलेज, इट हैज़ ए लॉट टू टीच देम। वहाँ बहुत सारी चीज़ हैं, खुली प्रकृति में बहुत सारी स्टडी करने की चीज़ें हैं, उन्हें तुम अभी भी दिखा सकते हो। अब सोमा कहती है कि वन डे आई विल मेक अ मूवी ऑन दिस स्टोरी। ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग आदिवासियों के बारे में या आदिवासियों की स्टोरी पर एक मूवी बनाएंगे। तो बच्चों, ये तो आपने एक आदिवासी परिवार का दर्द और उनकी कहानी, इस तरह से वो अपने लैंड से हटकर, डिस्प्लेस होकर के और बड़े शहर में जाकर के कष्ट पा कर के और अपना फिर रहना स्टार्ट करते हैं। दादू वाज फोर्स्ड टू लीव हिज विलेज। उन्हें भी अपना विलेज छोड़ने के लिए फोर्स किया गया था ओडिशा में।
दादूजी स्टोरी इज सिमिलर टू द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ आदिवासी इन इंडिया। बच्चों, ऐसे मिलियंस ऑफ आदिवासी हैं जिनकी स्टोरी, जिनकी कहानी दादू से मिलती जुलती है, जिनकी तकलीफ़ें दादू जैसी हैं, लेकिन अब स्थितियाँ जो कुछ भी हैं वो नए परिवेश में हम आगे बढ़ेंगे। उनकी स्थितियों को सुधारने के लिए किस तरह से हमारे संविधान की ओर से, हमारी सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, और काफ़ी कुछ उनकी स्थितियों में सुधार भी हो रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ करना अभी बाकी है। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, आदिवासी कौन है, हु आर आदिवासीज। तो बच्चों, इस आगे के पाठ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और बहुत सारी बातें हमें आदिवासी ग्रुप के बारे में जानना है, और उनके लिए क्या किया गया है, देश के किन हिस्सों में वो पाए जाते हैं, और क्या उनकी विशेषताएं हैं, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।